हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट अपनी कॉमर्स क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो पार्ट होते हैं। जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनकम स्टेटमेंट और एक होता है बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, और ये जो इनकम स्टेटमेंट होता है कंपनी में उसे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कहा जाता है। अब तक आप इनकम स्टेटमेंट बनाते थे सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में, ट्रेडिंग और पी एंड एल के नाम से, पर इसमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के नाम से बनाया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, एक्चुअल में वो क्या प्रेजेंट करता है, क्या शो करता है? वो शो करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जैसे हमारी बैलेंस शीट प्रेजेंट करती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रेजेंट करता है हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दैट इज प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक इस अकाउंटिंग पीरियड में हमारे बिजनेस ने, हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड किया है। इसका जो फॉर्मेट है, अब जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हम लोग बनाते थे सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में, अब ऐसा नहीं है। इसका फॉर्मेट भी चेंज किया गया है। सो द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिस्क्राइब इन पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज फॉलोज। अभी हम डिस्कस करेंगे उसे। अब वो वर्टिकली ऑर्डर में बनेगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का जो फॉर्मेट होता है वो वर्टिकली होता है। अब जैसे कंपनी की बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल ऑर्डर में, ऊपर लायबिलिटीज होती हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और नीचे एसेट्स होती हैं, ठीक है। बट ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ऊपर हमारा इनकम वाला पोर्शन होता है और नीचे एक्सपेंसेस होते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मेट तो क्लियर है सभी को, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर फिगर और प्रीवियस ईयर फिगर। जैसे बैलेंस शीट में हम लोग प्रीवियस ईयर फिगर्स को भी लेके चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ही ऐसा होता है, प्रीवियस ईयर की फिगर को भी लेके चला जाता है साथ में। और ये नोट नंबर, ये जितने भी आइटम्स यहां लिखे हैं इन सबके नोट बनते हैं। जैसे कंपनी में बनते हैं नोट, वर्किंग नोट काइंड ऑफ, नोट टू अकाउंट, ऐसे ही नोट टू अकाउंट इन सबके बनते हैं। अब हम बात करते हैं इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। सबसे पहले लिखा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है कि यहां जो काम हम कर रहे हैं, जो मेन हमारा ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन से हमें जितना रिसीविंग होता है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर हम ट्रेडिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, तो जितना गुड्स हम सेल करते हैं दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर हम किसी सर्विस सेक्टर में हैं तो उस सर्विस सेक्टर से हमें जितना रिसीविंग होता है वो सारा हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। ये डिपेंड करता है एंटरप्राइजेस टू एंटरप्राइजेस, ओके। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा जो काम है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से जो हमारा रेवेन्यू आता है ये वो है। फिर आते हैं हम अदर इनकम पर। प्राइजेस में कुछ अदर इनकम भी हो सकती हैं। अदर इनकम जैसे आप अपने एंटरप्राइजेस का या अपने बिजनेस में से कोई एक पार्ट आपने किराए पर दे रखा है तो आपको रेंट मिलता है। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इससे आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, इससे आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो अदर इनकम में कंपनी को जो एक्स्ट्रा इनकम होती है, एक्स्ट्रा इनकम मतलब अदर देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के अलावा जो इनकम्स होती हैं दैट इज कंसिस्ट इन अदर इनकम। दोनों का टोटल बन के आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। ये हमारी टोटल रेवेन्यू आ गई। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। देयर आर लॉन्ग लिस्ट एक्सपेंसेस की, पर बच्चों ये अभी भी एक हेड में है। इनकी ये सब हेड्स हैं, अभी इनके अंदर भी कुछ मैटर हो सकते हैं जिसको हम कहां शो करेंगे, वो नोट टू अकाउंट में शो करेंगे। जैसे
एक्सपेंसेस में पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यूजली किस तरह की एंटरप्राइजेस में होगा? जो मैन्युफैक्चरिंग होगी। भाई ट्रेडिंग कोई मटेरियल कंज्यूम थोड़ी करेगा, या सर्विस सेक्टर भी कोई मटेरियल कंज्यूम नहीं करेगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए है, जहां रॉ मटेरियल खरीदा जाता है गुड्स को बनाने के लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड देन क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस कर देंगे रॉ मटेरियल का। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकेंड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहां पर ये आएगा जो हमारी ट्रेडिंग कंसर्न है, तो गुड्स खरीदती हैं बेचने के पर्पज से, वो यहां उसका वैल्यू यहां आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। नेक्स्ट, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अगर आप कोई चीज बना रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उसका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर आपके पास है फिनिश गुड्स का, तो उसका डिफरेंस यहां आएगा, लिखा है ना चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स। फिर आता है वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। दोबारा जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है, उन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में स्टॉक तीन तरीके का होता है। एक रॉ मटेरियल का, जो हमने यहां पर टेकअप कर लिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, एक वर्क इन प्रोग्रेस का, और एक फिनिश गुड्स का। तो वो सारी चीजें यहां आएंगी, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड में आएंगी। तो आप कहेंगे सर ये क्या है? ये चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, ये ट्रेडिंग कंसर्न के लिए है। नेक्स्ट हमारा है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ऐसे सारे खर्चे जो एंटरप्राइजेस अपने एम्प्लॉइज पर करती हैं। यहां फेस पर, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के फेस पर तो आपको सिर्फ एक ही फिगर मिलेगी जो आपको यहां लिखनी है, बट इसमें काफी आइटम हो सकते हैं। तो इसका जो नोट टू अकाउंट है, जब आप वो बनाएंगे नोट टू अकाउंट, तो वहां देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा अमाउंट हमें प्लस करना है। इसमें एम्प्लॉइज को दिया जाने वाला सैलरी, बोनस, वेजेस, ये सारे एक्सपेंसेस जो हम किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज पर खर्च करता है, यहां पर वो लिया जाएगा। फिर आता है हमारा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मींस अपनी कैपिटल के लिए, लोन्स के लिए हम जितने एक्सपेंसेस करते हैं उनको अरेंज करने में, उसके लिए अगर हम कोई इंटरेस्ट पे करते हैं, कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज हम पे करते हैं, तो वो सारा हमारा फाइनेंस कॉस्ट कहलाएगा। फाइनेंस वर्ड आपको पता है, आप लोगों ने बीएस में पढ़ा है फाइनेंस कॉस्ट, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो एक कंपनी को दो तरह से फाइनेंस करती है, एक ओनर्स फंड और एक बोरोड फंड। उनको अरेंज करने में हमारा जितना भी खर्चा आता है वो सब हमें यही लिखना है फाइनेंस कॉस्ट में, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेइंग ऑन लोन्स। हम अपने लोन्स पर जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दैट कम्स अंडर फाइनेंस कॉस्ट। फिर आता है डेप्रिसिएशन एंड एमोटराइजेशन। डेप्रिसिएशन, जो हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं उनकी जो वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, उनकी वैल्यू उनको लिखेंगे डेप्रिसिएशन में, और एमोटराइजेशन हमारी जितनी इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जो डिक्लाइन होती है, कम होती है, तो उसे हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। दोनों से ही हमारा प्रॉफिट कम होता है, दोनों से ही हमें, दोनों को हमें यह लिखना है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में। बट यहां पर तो आपको सिर्फ एक फिगर मिलेगी, और एक कंपनी में कई सारी एसेट्स हो सकती हैं, तो इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा अपना नोट टू अकाउंट। उस नोट टू अकाउंट में आपको पता चलेगा कि हमने अपनी कौन सी फिक्स एसेट्स पर कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। फिर आता है हमारा अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में हम वो एक्सपेंसेस लिखेंगे जो इनमें से किसी भी हेड में नहीं आए हैं, वो हमारे अदर एक्सपेंसेस में लिखे जाएंगे। ऐसे एक्सपेंसेस जो इनके लिए कहीं हेड नहीं है, वो हम अदर एक्सपेंसेस में डाल देंगे। ठीक, हमारा टोटल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके हमारा आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस।
टोटल रेवेन्यू में से अगर हम टोटल एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो ये आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम पहुंच गए हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस लेस करके। फिर अगर टैक्स दिया हुआ है तो हम टैक्स को पे कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, या यूं कह सकते हैं प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, कि अगर ऑर्गेनाइज एंटरप्राइजेस में जितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो हम लिखेंगे। बच्चों याद रखना कि कंपनी जितनी रिजर्व्स मेंटेन करती है, रिजर्व्स, वो सारे रिजर्व्स इस प्रॉफिट के बाद होते हैं। टैक्स के बाद जो प्रॉफिट आता है रिजर्व्स उनमें से मेंटेन होते हैं, चाहे आप वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए कुछ मेंटेन करें या जनरल रिजर्व के लिए कुछ मेंटेन करें, वो इस प्रॉफिट के बाद होंगे। मतलब ये प्रॉफिट यहां पर प्रॉफिट आएगा उसके बाद, टैक्स के बाद। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। यहां पर ये क्लियर हो गया सभी को? ओके, थैंक यू।